बद्री नारायण जी, दलितों की बात हो रही है, अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है, लेकिन एक और बड़ा संकेत अभी, क्योंकि कहा संजय जी ने कि दलित जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए, ऐसे आंकड़े पिछले साल के 2014 के आंकड़े, 2019 के आंकड़े ये बताते हैं। लेकिन यही पैटर्न भी चेंज होता हुआ दिखा हाल के उपचुनावों में। मायावती ने अपील की अपने तमाम वोटर्स से कि नोटा पर आप बटन दबाइएगा, लेकिन नोटा पर मात्र 1700 वोट आए। ऐसे में ये दलित वोट बैंक भी शिफ्ट हो रहा है क्या? या गरिमा, अगर मुझसे बोलने के लिए आप कह रही हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा। एक तो ये कहना चाहूंगा कि जो अभी G20 से पहले बात शुरू करता हूं थोड़ा सा। G20 से पूरा क्या होता है, G20 इज नॉट द आम जनता का इशू नहीं है, लेकिन G20 को बीजेपी ने जिस तरह से जन आयोजन बना दिया, तमाम तरह के आयोजन, छोटे छोटे कॉलेजेस से लेके बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज तक, तो वो एक चेतना के रूप में ट्रांसफॉर्म किया है उसको। चेतना नहीं कहूंगा, लेकिन एक मोबिलाइजेशनल स्ट्रेटजी भी कह सकती है आप उसको। और वो सारा क्या होता है, भले ही केस 24 में हो या 25 में हो, 26 में हो, वो एक कैपिटल के रूप में इमर्ज करता है ट्रस्ट, और वो किसी नेता के साथ जो उसको लीड करता है जुड़ता जाता है। तो ना 5 रुपए जुड़ा, फिर 10 रुपए जुड़ गया, फिर 15 रुपए जुड़ गया, खर्च भी होता है, जुड़ता भी है। तो ये G20 भी एक खास तरह का जुड़ाव है कि उसमें एक एड ऑन है, लेकिन वो एड ऑन ग्रास रूट पर, गांवों तक, गरीबों तक क्या उसका कोई मतलब है या नहीं है, ये एक इशू बनता है। उस पर बाद में एक लंबा विषय है, उस पर बात करें। दूसरा जो मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पूरा देखने का तरीका है, मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम हमारी एकेडमिक्स की है और पॉलिटिक्स की भी है, पॉलिटिकल एनालिसिस की भी है, कि हम लोग अभी भी बहुत ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल ढंग से सोशल ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहे हैं। ग्रास रूट पर एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है क्या? इतने दिन से, जैसा संजय जी ने कहा कि एक शिफ्ट है, लेकिन उस शिफ्ट का कारण क्या है? शिफ्ट का कारण मेरा मानना है कि बीएसपी का कमजोर होना हो ही सकता है, बीएसपी की अपनी वीकनेसेस का परिणाम हो सकता है, लेकिन बीजेपी ने पिछले दिनों जो ढेर सारे सोशल वेलफेयर स्कीम चलाए, उससे एक बेनिफिशियरी ग्रुप पैदा हुआ। ये बहुत आम समझदारी, आम सी बात है। लेकिन बीजेपी ने उसमें किया क्या कि उस हर पार्टी अपना बेनिफिशियरी बनाती है। मनरेगा बीजेपी कांग्रेस ने बनाई थी, और भी कांग्रेस ने बनाई कितने सालों में, लेकिन कांग्रेस उसको फॉलो अप नहीं करती है। अपने जिनके बीच वो जाती है बेनिफिट्स, उनको फिर उनके साथ जुड़े, अपना जुड़ाव नहीं रखना चाहती, रखे रहती है जब पार्टी। बीजेपी ने उन घरों में जा करके, जहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिले हैं, जिनको छोटी छोटी सुविधाएं मिली है, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ से उनको मोबिलाइज किया है। इसको मैं कहता हूं बेनिफिशियरी कॉन्सियसनेस बिल्डअप किया है। और वो बेनिफिशियरी कॉन्सियसनेस बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन काम कर रहा है, और ये मेरा मानना है कि ये बढ़ता जाएगा। इसमें बस एक ही समस्या है कि ये वो शेर के खून की तरह है। शेर के मुंह में जब खून लग जाता है तो थोड़ा दीजिए तो ज्यादा चाहता है, फिर आपको ज्यादा देना होगा, फिर आपको ज्यादा देना होगा। अगर आप उसको कॉन्स्टेंटली असेस करने में चूक जाएंगे तो आप फेल कर जाएंगे। लेकिन जैसे अभी उज्ज्वला को और एक्सटेंड किया गया, और सारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स को और ज्यादा एक्सटेंड किया जा रहा है, तो इससे मुझे लगता है कि ये जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अगर न भी कहें, स्टेट अपनी एक पब्लिक बनाती है, स्टेट के अपना एक सपोर्ट बेस बनाती है जनता में। और वो ये स्टेट चूंकि बहुत एक्टिव स्टेट है, बहुत लोगों को स्टेट के साथ एक स्ट्रॉन्ग पार्टी जुड़ी हुई है, पार्टी के साथ एक और संगठन जुड़ा हुआ है, तो वो सब मिला करके उसको, किसी भी छोटी चीज को एक बड़े मोबिलाइजेशनल एलिमेंट के रूप में तब्दील करने की शक्ति है उसके पास। बद्री नारायण जी, आपने फ्री बीज का जिक्र किया, लाभार्थी वर्ग का जिक्र किया, तो ये सारे लाभार्थी वर्ग, क्योंकि कांग्रेस या फिर अभी विपक्ष तो सत्ता में है नहीं, ऐसे में जहां जहां विपक्ष सत्ता में है वहां वहां तो यही सब अप्लाई करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में भी एक लाभार्थी वर्ग बनाने की कोशिश है, छत्तीसगढ़ में भी है, उधर कर्नाटक में भी है, इधर ममता बनर्जी भी टीएमसी यही कोशिश पश्चिम बंगाल में कर रही है। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मैंने कहा खुद ही कि हर स्टेट का अपना एक लाभार्थी होता है, लेकिन उस लाभार्थी को आप अपने वोट बैंक में कैसे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ये आपकी संगठनिक शक्ति पर और आपकी स्ट्रेटजी पर डिपेंड करती है, जिसमें बीजेपी बहुत स्मार्ट है। दूसरी जो मैं बात करना चाहता हूं कि जो पीडीए की बात हो रही है,
घोसी एक टिपिकल केस है। घोसी मेरे साथ विनोद जी ने कहा कि रेप्लिकेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन घोसी में, और बहुत अच्छे से इन लोगों ने व्याख्या कर दी है घोसी की, लेकिन घोसी में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव उसको बनाकर, ये बीच में उन्होंने कहा कि ये हमारी, ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये हमारी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई, और उससे उनको ही घाटा हुआ। यानी वो एक तरह से उसको फैलने नहीं दिया उस चुनाव को, बहुत नैरो कर दिया उसके पूरे मोबिलाइजेशन उसको। खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन दलित वोटों में शिफ्ट तो होगा, आगे और भी होगा मुझे लग रहा है। और उसका कारण कास्ट से ज्यादा मुझे लगता है कि एक नया मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन, एक जो लाभ की चाह है, क्योंकि गरीब दलित को भी जीवन चाहिए, जीवन में सुविधाएं चाहिए, उसकी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। बस एक बात और, छोटा सा इंटरवेंशन है प्रोफेसर बद्री नारायण, छोटा सा इंटरवेंशन। आपने कहा कि शिफ्ट होगा, मोबिलाइज होगा, क्योंकि उसको भी अपलिफ्टमेंट चाहिए, उसको भी नया मोर्चा, नई संभावनाएं चाहिए। तो वो ये संभावना, मैं फिर से घोसी पर इसीलिए आ रही हूं, क्या वो ये नई संभावना इधर नए अलायंस में खोज रहा है क्या, या फिर मैं गलत हूं? देखिए, नए अलायंस में भी अगर उस तरह की कोशिशें होंगी तो उसको भी फायदा हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कांग्रेस, मैंने यही कहा ना कि कांग्रेस ने भी बेनिफिशियरी बनाए, बहुत बड़ा वर्ग था कांग्रेस का बेनिफिशियरी था। लेकिन कांग्रेस 60 तक 70 तक, जब तक उसका फ्रीडम फाइटर्स का पूरा ग्रुप था, जो लोग पुराने आजादी के आंदोलनों से आए थे, उसका एक ऑर्गेनाइजेशनल कोऑपरेटिव मूवमेंट था, तो वो बेनिफिशियरी जुड़ते रहते थे उससे। बाद में कांग्रेस संगठनहीन पार्टी हो गई एक तरह से। ठीक है, लेकिन अभी क्या स्थितियां बदल रही हैं 2024 के मद्देनजर? क्योंकि अब 2024 पर आते हैं,